नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये वो डील है जिसने न सिर्फ भारत और यूरोप के बीच व्यापार का नया एक पुल, एक ब्रिज तैयार किया है, बल्कि बार बार दुनिया के कई देशों को टैरिफ के नाम पर धमका रहे डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब यूरोप के देश अमेरिका की छाया से बाहर निकल रहे हैं। अक्सर इससे पहले जो फैसला अमेरिका लेता था उसी में साथ यूरोप भी देता था, लेकिन इस डील से न सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना को भी झटका लगने वाला है, क्योंकि उसे यूरोप के बाजार में अब भारत से सीधा कंपटीशन मिलेगा। बड़ी बात यह है कि चाइना के साथ यूरोप का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जिससे भारत का सामान यूरोप में चाइना से सस्ता मिलेगा। साथ ही यूरोप की कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चाइना से भारत में शिफ्ट कर सकती हैं। इसके बाद आपको यह बताएंगे कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। इस एफटीए से भारत में यूरोप के देशों से आने वाले 96.6% सामानों पर टैरिफ या तो खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। यूरोप से जो गाड़ियां भारत में आयात होती हैं उन पर पहले 110% टैरिफ लगता था, लेकिन अब एक साल में ऐसी 2.5 लाख गाड़ियों के निर्यात पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा। यानी यूरोप से आने वाली गाड़ियां लगभग आधे दामों में मिलने वाले लगेंगी। इसके अलावा यूरोपियन मशीनें, ड्रिलिंग मशीन, बुलडोजर, क्रेन्स, इंजन, ट्रांसफॉर्मर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स सस्ते हो जाएंगे। इससे आपको यह बताएंगे कि आखिर चाइना में शी जिनपिंग की कुर्सी कैसे खतरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने तख्ता पलट के डर से वरिष्ठ जनरल झांग युक्सिया को पद से हटा दिया है। आरोप है कि उन्होंने चाइना के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी गुप्त जानकारी अमेरिका को लीक की है। असल में जब भी शी जिनपिंग को अपने किसी करीबी की ताकत से परेशानी होने लगती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ताकि कोई उनकी कुर्सी को हिला ना पाए। और मेरी एआई वर्जन, अच्छा आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं यूजीसी नियमों के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बारे में बताऊंगी। अब ये विरोध सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच चुका है। अलग अलग शहरों में सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स और सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों के लोग इन नियमों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको वो 5 बातें बताना चाहते हैं जिनमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का पूरा विश्लेषण छिपा है। सबसे पहली, सबसे बड़ी बात, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दुनिया में एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा जिसमें अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी बहुत सीमित या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका बहुत अहम होगी। अब तक भारत को लेकर पूरी दुनिया में यही कहा जाता था कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां दूसरे देशों से आने वाली कंपनियों के लिए संभावनाएं कई हैं। लेकिन अब इस ट्रेड डील के बाद यह धारणा तोड़ी जा सकती है। भारत पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि हम भी दुनिया के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं और मेड इन इंडिया सामान वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरा, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अमेरिका को बड़ा संदेश गया है। यूरोपियन यूनियन ने ऐसे वक्त में भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान किया है जब अमेरिका ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर सजा के तौर पर 50% टैरिफ लगा दिया। इससे कई बातें पता चलती हैं। यह भी पता चलता है कि अब अमेरिका के सैंक्शंस और उसके द्वारा लिए गए फैसलों का दुनिया आंखें बंद करके समर्थन नहीं करती, खासकर यूरोप के देश। यूरोप के देश अब तक अगर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया तो वो भी भारत पर सैंक्शंस लगा देते थे, लेकिन अगर यूरोप के देश अब अमेरिका की छाया से बाहर आ रहे हैं तो ये विश्व में नए ग्लोबल ऑर्डर की सबसे बड़ी दस्तक है। अब तक यूरोपियन यूनियन के फैसलों में अमेरिका के प्रभाव की एक झलक दिखाई देती थी और ये कहा जाता था कि जो अमेरिका कहेगा वही यूरोप करेगा। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने अपनी इस नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। भारत के साथ इस ट्रेड डील का ऐलान करके यूरोपियन यूनियन ने यह साफ संदेश दिया है कि अब अमेरिका की तरह यूरोप भी पहले अपने हित देखेगा
और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को यह बात शायद बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अपने नए बयान में कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड डील करके यूक्रेन युद्ध में रशिया की मदद की है और यूरोप ऐसा करके अपना ही नुकसान कर रहा है। यानी अमेरिका पूरी तरह बौखलाया हुआ है। और खंबा नोचने वाली वो कहावत तो आप जानते ही होंगे, खिसियाने पर। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि जो यूरोप कल तक उन्हें डैडी कहता था, वही यूरोप अब अमेरिका को आंखें दिखाकर भारत के साथ ट्रेड डील कैसे कर रहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ये ट्रेड डील ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका खुद भारत के साथ कोई ट्रेड डील पर सहमति नहीं बना पा रहा है। इस मामले में भारत की रणनीति की भी तारीफ करनी होगी, जिसके सामने चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा था। जिस वक्त अमेरिका भारत को यूक्रेन रशिया युद्ध के लिए दोषी ठहरा रहा था, यूरोप के देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा था, तब भारत के लिए यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना आसान नहीं था। भारत ने यहां कूटनीतिक समझ दिखाई, मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति पर लगातार जोर दिया। क्या है ये मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति? ये वही रणनीति है जिसके तहत भारत खुद को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रखना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे कई हथकंडे अपनाए जिससे भारत रशिया के साथ अपने रिश्तों से किनारा कर ले, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। आज इसी वजह से भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो रशिया के साथ भी व्यापार कर रहा है। और आपको याद होगा, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और कई अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हुए। अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है भारत, और 50% टैरिफ के बावजूद अमेरिका से भी भारत ने अपने ट्रेड को बंद नहीं किया है। यानी भारत की एक ही नीति, और वो है हमारा कोई दुश्मन नहीं और सभी हमारे साझेदार हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन की इस ट्रेड डील से चाइना को भी तगड़ा झटका लगने वाला है, और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह काफी चिंता में होंगे। असल में यूरोपियन यूनियन के आयात में सबसे ज्यादा जो 20% हिस्सेदारी है वो अकेले चाइना की है। आज भी चाइना में यूरोप की 1700 कंपनियां हैं, यूरोप की 1700 कंपनियां जो काम कर रही हैं, जिनकी पूरे चाइना में लगभग 3000 फैक्ट्रियां हैं। और ये स्थिति भी तब है जब चाइना का यूरोपियन यूनियन के साथ कोई एफटीए, कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं हुआ है, और यूरोप के देश चाइना पर काफी निर्भर हो गए हैं। लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील करके यूरोप ने चाइना +1 की रणनीति को अपनाया है, ठीक वही जो रशिया भी कर रहा है। क्योंकि रशिया हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, उन सबको पता है कि चाइनीज हेजेमनी जिसे कहते हैं, यानी चीनियों का जिस तरह से वर्चस्व हर बाजार में हो रहा है वो सही नहीं है, और इसीलिए इसे बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। जैसे रशिया भारत के साथ बड़े ट्रेड अग्रीमेंट्स करता है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन ने एफटीए को कंक्लूड किया है। इस रणनीति का मतलब यह है कि अब यूरोप की कंपनियां सिर्फ चाइना पर निर्भर न रहकर अपनी फैक्ट्रियों को चाइना से भारत में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी, और ऐसा होने से भारत की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और यूरोप के साथ भारत का विश्वास, व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। संक्षेप में कहें तो यूरोपियन यूनियन के 27 देश इसलिए भारत के साथ आकर खड़े हुए हैं क्योंकि चाइना के साथ उनके रिश्ते काफी अस्थिर हैं, और अमेरिका यूरोप से अपनी जी हजूरी करना चाहता है। और ऐसे हालत में यूरोप के लिए भारत से अच्छा साझेदार कोई और नहीं हो सकता। भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि भारत में राजनीतिक हालात भी स्थिर है। भारत एक ऐसा देश है जो कारोबारी अगर आप देखें तो हर तरफ से, हर वर्ग के लिए बराबरी की भी बात करता है, न कि अमेरिका और चाइना की तरह ब्लैकमेलिंग का गेम खेलता है। Succeeds. The world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. We did it. We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants. The world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. अब आपको ये बताते हैं कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स आखिर क्यों कहा जा रहा है, इससे आपका क्या फायदा होगा, कैसे इस अग्रीमेंट से भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिल सकती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया में आज तक
एक भी डील ऐसी नहीं हुई है जिसके दायरे में 190 करोड़ लोग आते हैं। यह आपके सामने है। यूरोपियन यूनियन ने अब तक सिर्फ 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किया था, जिनमें साल 2015 में दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के साथ, 2019 में सिंगापुर के साथ। अब देखिए दक्षिण कोरिया की आबादी कितनी है, 5 करोड़। तो यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ की 27 देशों की आबादी में आप जोड़ दीजिए 5 तो होता है 50। फिर साल 2019 में सिंगापुर के साथ किया, तो जब आप सिंगापुर के 61 लाख लोगों को जोड़ेंगे तो यूरोपियन यूनियन के साथ होगा 45 करोड़ 61 लाख। साल 2020 में वियतनाम के साथ किया, वियतनाम के अगर 10 करोड़ लोगों को आप जोड़ेंगे तो 55 करोड़ लोग होंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। और साल 2024 में न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया था, 53 लाख, यानी 45 करोड़ 53 लाख। ये चारों आबादी के लिहाज से काफी छोटे देश हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ या उससे कम है, जबकि भारत की आबादी 145 करोड़ है। तो अब अगर आप इन दोनों आबादियों को मिला लीजिए, यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ और भारत की 145 करोड़, तो ये हो जाता है 190 करोड़ मिलकर एक नया बाजार बना है, जिनमें 145 करोड़ भारत के, 45 करोड़ यूरोपियन यूनियन के, 27 देशों के। यहां नोट करने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में सिर्फ जर्मनी अकेला ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। बाकी सभी 26 यूरोपीय देश अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से छोटे हैं। इनमें फ्रांस और इटली जैसे देश भी शामिल हैं। और अब जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत और यूरोप के देश अब से आपस में एक दूसरे के साथ जो व्यापार करेंगे, उस व्यापार पर या तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा या बाकी देशों के मुकाबले सबसे कम टैरिफ लगेगा। इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज माना जाता है और इसे आप दक्षिण कोरिया के उदाहरण से समझ सकते हैं। दक्षिण कोरिया के साथ यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने 2011 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साल 2015 में लागू हुआ और तब से लेकर 24 तक दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों के बीच इस ट्रेड डील के कारण यह व्यापार दोगुना बढ़ चुका है। और भारत के साथ भी यही हो सकता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज कुल 19,61,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो साल 2032 तक इस ट्रेड डील के कारण दोगुना हो जाएगा, लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच सकता है। आप समझ रहे हैं कि ये कितना आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब यह है कि भारत और यूरोप के बीच हर साल उतना व्यापार होगा जितनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। और ये व्यापार इसलिए इतना बढ़ेगा क्योंकि भारत में यूरोप से जो सामान आएगा उस पर न्यूनतम टैरिफ लगेगा, और इसी तरह भारत से जो सामान यूरोप के बाजार में जाएगा उन पर भी न्यूनतम टैरिफ लगेगा। उदाहरण के लिए अभी यूरोपीय यूनियन के 27 देश जो वस्तु और सेवाएं भारत में निर्यात करते हैं उन पर औसतन 9.3% टैरिफ लगता है, और भारत यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में जो सामान, जो सेवाएं निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, उन पर औसतन 3.8% टैरिफ लगता है। लेकिन इस ट्रेड डील से ये टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। जैसे यूरोप के सामानों पर औसतन टैरिफ सिर्फ 2.8%, आप सोचिए, मतलब लगभग 1/3 हो जाएगा, 1/3 से भी कम, 9.3% से 2.8% हो जाएगा। और भारत के सामानों पर जो औसतन टैरिफ जो है वो 3.8 से 0.1% रह जाएगा। दोनों देश एक दूसरे के सामान पर कम टैरिफ लगाएंगे, इससे दोनों देशों का व्यापार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और इससे क्या क्या सस्ता होने वाला है अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर कि क्या क्या इसमें सस्ता हो सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, बेसिकली हम यही दिखाना चाहते हैं कि आपकी जेब पर कैसा असर पड़ सकता है। आने वाले वक्त में क्या क्या आपके लिए सस्ता हो सकता है और क्या क्या महंगा हो सकता है। तो यूरोप से भारत आने वाले जो सामान है उनमें आप देखिए भारत और यूरोपियन यूनियन एफटीए से क्या सस्ता होगा। यूरोप से भारत आने वाले सामानों पर टैरिफ खत्म या कम 96% है। भारत से यूरोप में जाने वाले 99.3% सामान इस समझौते के दायरे में आएंगे। तो यूरोप से जो भारत आने वाले हैं उसमें 96% सामान, और भारत से यूरोप जाने वाले 99% सामान इसके दायरे में आएंगे। जैसे यूरोप से जो गाड़ियां भारत में आयात होती हैं उन पर पहले 110% टैरिफ लगता था, 110%।
ये सारी गाड़ियां वहीं से आती हैं, चाहे फोक्सवैगन हो, मर्सिडीज बेंज हो, BMW हो, ऑडी हो, स्कोडा हो, रेनॉल्ट हो, पोर्शे हो, लैम्बोर्गिनी हो या वोल्वो हो, ये सभी गाड़ियां वहां से आती थी। यूरोप से भारत आयात होने वाली गाड़ियों पर जो टैरिफ है पहले 110% था और अब हो जाएगा 10%। आप कल्पना कीजिए, अगर 110% टैरिफ सीधा 10% होता है तो आने वाले वक्त में फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, स्कोडा, रेनॉल्ट, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और वोल्वो की जो गाड़ियां यूरोपियन देशों से भारत में तेजी भेजी जाती हैं वो बहुत सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए ऑडी RS Q8 की कीमत जर्मनी में 1,60,00,000 है और इस पर भारत में 110% का टैरिफ लगता है जो 1,76,00,000 रुपए होता है। इससे ये गाड़ी की कीमत कितनी हो जाती है? जूम इन कीजिए नीचे आकर, ये देखिए जर्मनी में इसकी कीमत क्या है, ओरिजिनली जो कीमत है वहां पर वो है 1,60,00,000। इसमें जुड़ जाता है ये टैरिफ 110% का 1,76,00,000 और इसकी कीमत भारत में हो जाती है 3,36,00,000 रुपए। लेकिन अब जब इस गाड़ी पर सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा तब क्या होगा? अब इधर आ जाइए, इधर जूम इन कीजिए। कीमत है 1,76,00,000, टैरिफ 10% लगेगा और बचत आपकी 1,60,00,000 की होगी। कीमत ये होगी उस गाड़ी की। ओरिजिनल कीमत है 1,60,00,000, आप 10% टैरिफ इस पर लगाइए, 1,76,00,000 में आपको मिल जाएगी। और जूम इन कीजिए, जूम इन कीजिए, बचत जानते हैं कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगी 1,60,00,000 रुपए। अब कल्पना कीजिए, कार्स के मामले में भारत में साल 2024 में 44 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जिनमें यूरोपियन गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 4% थी, जो 1,76,000 होती है। यानी स्ट्रेट डील से भारत के बाजारों में बिकने वाली 1,76,000 यूरोपियन गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं और इनमें भी जो गाड़ियां यूरोप से बनकर आती हैं उन पर तो सिर्फ 10% टैरिफ लगेगा, लेकिन जो गाड़ियां यूरोप की कंपनियां भारत में ही बनाती हैं वो भी सस्ती होने वाली है। जैसे फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, स्कोडा, रेनॉल्ट भारत में जो गाड़ियां बनाती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स और इंजन पर लगने वाला टैरिफ कम हो जाएगा, तो इससे इन कंपनियों की भारत में बनने वाली गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। हालांकि इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है और ये कहा गया है कि अगले 5 साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ की पुरानी दरें ही लगती रहेंगी और भारत ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम अपनी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में यूरोप की मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर पहले 44% तक टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इससे इंडस्ट्री सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली यूरोपियन मशीनें, ड्रिलिंग मशीन, बुलडोजर, क्रेन्स, टर्बाइन, इंजन, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज और एसी के बिना आजकल मुश्किल है जीना, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सब सस्ते हो जाएंगे। भारत यूरोप से 1,77,000 करोड़ रुपए की मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को खरीदता है जिन पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसी तरह भारत यूरोप से 37,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल, मेडिकल और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदता है, जिन पर अभी 27.5% टैरिफ है, ये देखिए। लेकिन अब इन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 0% टैरिफ। और ये सारी चीजें, ये सर्जिकल जो इस्तेमाल करते हैं, हम चीजें खरीदते हैं, वो सारी सिर्फ जो मेडिकल उपकरण है, ये सब 0% टैरिफ इस पर हो जाएगा और ये सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के लिए जर्मनी में बनने वाली ब्लड प्रेशर की मशीन पर पहले 20% से ज्यादा टैरिफ लगता था, लेकिन अब इस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और इससे ये मशीनें और इसके जैसे बाकी मेडिकल उपकरण भारत में सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह यूरोप के देशों से जो वाइन भारत में आती है उस पर 150% टैरिफ लगता था, 150% टैरिफ। शराब पर भी 150% तक टैरिफ और बियर पर 110% टैरिफ। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद प्रीमियम रेंज की वाइन पर सिर्फ 20% टैरिफ लगेगा। मीडियम रेंज की वाइन बदलिए, जो प्रीमियम रेंज की वाइन है उस पर लगेगा 20%। ये देखिए ट्रेड डील के बाद, इस पर जूम इन कर लीजिए, ट्रेड डील के बाद 20% टैरिफ प्रीमियम वाइन पर और ये 30% टैरिफ मीडियम रेंज की वाइन पर
और शराब पर 40% टैरिफ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना फायदा होगा। और ये हमने आपको बता दिया, बियर पर पहले 110% और अब 50%। भारत आने वाले ऑलिव ऑयल, आजकल लोग हेल्दी ऑयल की बात करते हैं और कई लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स पर पहले 45% तक टैरिफ लगता था। कीवीज और नाशपाती पर 33% टैरिफ। जूम इन कीजिए, ऑलिव ऑयल वेजिटेबल ऑयल्स पर 45% टैरिफ। और जूम इन कीजिए क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो दिख ही नहीं रहा। हाँ जी, ऑलिव ऑयल वेजिटेबल्स ऑयल ये 45%, कीवी नाशपाती 33%, फ्रूट जूस नॉन अल्कोहलिक बियर इन पर 55% लगता था। और ये जो ब्रेड है, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, उस पर 50% टैरिफ। पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड मतलब जो आप घर में पालतू जानवर है उनके लिए खाना, उस पर 50% और मीट पर 33%। इन सब में भी कटौती होगी और आने वाले वक्त में यहां पर भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इन सब पर ट्रेड डील होने के बाद भारत यूएफटीए से क्या सस्ता होगा? ट्रेड डील के बाद कोई टैरिफ इन पर नहीं लगेगी, यानी ये 45 से 0, 33 से 0, 55 से 0, 50 से 0, 50 से 0, 33 से 0, सब पर 0% टैरिफ लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे आने वाले वक्त में इन सभी चीजों की कीमतों में काफी आप कमी देखेंगे। भारत ने कृषि सेक्टर, डेयरी सेक्टर और अनाज को पूरी तरह से इस डील से बाहर रखा है ताकि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग से जुड़े पशुपालकों को कोई नुकसान ना हो। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यूरोप से आने वाले प्लास्टिक पर पहले 16.5% टैरिफ लगता था, मोती, रत्न और धातुओं पर 22.5% टैरिफ लगता था, केमिकल्स पर 22% टैरिफ लगता था, यूरोप की दवाइयों पर 11% टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और आज भारत में यूरोप की ये सारी चीजें और सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा इस ट्रेड डील में अगर आप देखिए तो भारत को क्या क्या फायदा होगा वो भी आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि ये भारत के सामान पर यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में ना के बराबर टैरिफ लगेगा, जिससे भारतीय सामान यूरोप के बाजारों में चाइना के सामान से सस्ता हो जाएगा। इसमें भारत का कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, समुद्री उत्पाद, केमिकल्स, रबर, चमड़ा, प्लास्टिक, बेस मेटल, जूते, चप्पल, खिलौने, रत्न, आभूषण और फर्नीचर पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इन सभी सामानों को यूरोप के बाजार में 0 ड्यूटी के साथ प्रवेश मिलेगा, जबकि पहले इन्हीं सामानों पर 25% तक टैरिफ लगता था। इसके अलावा कृषि निर्यात में भी एक विशेष कोटा निर्धारित हुआ है, जिसके तहत 85,000 टन अंगूरों के लिए कोई टैरिफ वसूला नहीं जाएगा। इनमें भी कपड़ों से जुड़े अपैरल सेक्टर में भारत यूरोप में नया बॉस बन सकता है। अभी भारत अपने निर्यात में सबसे ज्यादा 38% कपड़े यूरोप, 33% कपड़े अमेरिका, 9% कपड़े ब्रिटेन को निर्यात करता है। लेकिन अब टैरिफ हटने के बाद भारत के पास अच्छा मौका है कि वो यूरोप के अपैरल सेक्टर में कपड़ा का जो निर्यात है सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी को ऐतिहासिक रूप से मजबूत कर सकता है, बढ़ा सकता है। अभी यूरोप सबसे ज्यादा 28% कपड़े चाइना, 22% कपड़े बांग्लादेश, 11% कपड़े तुर्की और सिर्फ 5% कपड़े भारत से लेता है। लेकिन अब भारत चाहे तो वो 0 टैरिफ का फायदा उठा सकता है। इस क्षेत्र में चाइना बांग्लादेश को टक्कर दे सकता है और अपने कपड़े का निर्यात के लिए यूरोप के बाजारों में अपनी पहुंच को बढ़ा सकता है। इसी समझौते में यह भी तय हुआ है कि पढ़ाई के बाद भारतीय छात्रों को यूरोप के देशों में काम करने के लिए वीजा दिया जाएगा और भारत के पास एक बड़ा मौका यह होगा कि वो यूरोप के बाजारों में चाइना और अमेरिका की तरह अपनी पहुंच को बढ़ा सकेगा। जैसे यूरोप के इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को सीधी एंट्री मिलेगी। भारत का लक्ष्य है कि वो साल 2030 तक इस सेक्टर में $300 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 27 लाख करोड़ रुपए के आयात तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इसी तरह भारत के रत्न आभूषण पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा इसमें प्रोस्पेक्ट है। इससे 7 लाख करोड़ रुपए के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भारत को सीधा फायदा होगा, जबकि पहले भारत के लेदर और जूते चप्पल पर 17% टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन पर कोई टैरिफ नहीं है, 0 टैरिफ, जिससे यूरोप के 9 लाख करोड़ रुपए के लेदर के बाजार में भारत के उत्पादों को बहुत मजबूती मिलेगी। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन इसी मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है वी डिड इट, यानी हमने कर दिखाया।
Thank you, madam. With that, ladies and gentlemen, we conclude the press statements. मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसमें अब वी डिड इट सबसे बड़ा कैचवर्ड बन गया है, जो उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा। इस ट्रेड डील के बाद ये समझना भी जरूरी है कि अब दुनिया किस दिशा में जाएगी। पहला इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब दुनिया में अमेरिका का इकोनॉमिक डोमिनेंस, यानी जो आर्थिक वर्चस्व था, जो प्रभाव था, वो कमजोर हो रहा है। दूसरा, अब दुनिया में ऐसा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है जो कुछ देशों तक सीमित ना होकर मल्टीपोलर, यानी अब 2 या 3 देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनकर नहीं रह सकते। और तीसरा, अब भारत को कोई ताकत, कोई टैरिफ, कोई धमकी, कोई दबाव पीछे नहीं धकेल सकता। एक जमाना था जब साल 2000 अगर आप देखें तो पिछले दशक से पहले भारत का नाम दुनिया की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, साल 2014 के पहले की बात है। उसी दौर में भारत के साथ चर्चा करते हुए यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन आज जब यही भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है, तो यूरोपियन यूनियन भारत को दुनिया का नया ग्रोथ इंजन मान रहा है। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। हमारे देश में जो सबूत गैंग है, उसे मैं सबूत गैंग को बड़ी स्क्रीन पर आईएमएफ के कुछ नए आंकड़े दिखाना चाहते हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि साल 2026 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% होगा, 6.4%, जबकि चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5%, अमेरिका का 2.4%, यूरोपियन यूनियन का 1.3%, जर्मनी का 1.1%, फ्रांस का 1%, इटली का 0.7%, स्पेन का 2.3%, कनाडा का 1.6%, रशिया का 0.8%, ब्राजील का 1.6%, दक्षिण अफ्रीका का 1.4% और सऊदी अरब का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5%। लेकिन आप भारत को देखिए, जो इन सभी देशों से आगे रहेगा, और इसी रफ्तार को देखकर आज दुनिया भारत के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाहती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भारत ने सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 5 साल में भारत ने 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिनमें ब्रिटेन है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, मॉरिशस है और अब यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हो गए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अब तक भारत को 2 तरह के चश्मों से देखा गया है। एक चश्मा वो है जिसमें भारत को गरीब, पिछड़ा माना गया, भारत को सांप सपेरों का देश कहा गया, ये बोला गया कि भारत का समाज आज भी पुराने दौर में जी रहा है, और इसी चश्मे से देखने पर भारत की एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की छवि बने। और कई देशों ने इस छवि को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब यही देश उस चश्मे से भारत को देख रहे हैं जो अब तक उनसे छिपा कर रखा गया। आज पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि भारत की असली ताकत क्या है। अब 21वीं सदी में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के 145 करोड़ जनता को अनदेखा करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी, धमकियों के दबाव में नहीं आते। किसी भी मजबूत देश की यही पहचान होती है। आज भी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने ट्रेड डील का ऐलान किया है, तो इसे हमने अपनी शर्तों पर परखा है। अपने अपने किसान हो, अपने डेयरी सेक्टर्स हो, अनाज को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में नहीं रखा, उससे बाहर रखा, ताकि हमारे किसानों का भी इसमें हित देखा जा सके। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए किया, वो शब्द मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप विभाजन की बजाय सहयोग और अनिश्चितता की बजाय साझेदारी को चुन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जो एक नए वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी भाषण में उन्होंने ये बात भी कही कि भारत और यूरोप एक बटी हुई दुनिया को दिखा रहे हैं कि ऐसे वक्त में दूसरा रास्ता भी संभव है। और यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा संदेश माना जा रहा है। सुनिए।
राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। At a time when the global order is being fundamentally reshaped, ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में मूलभूत बदलाव हो रहा है, यूरोपीय संघ और भारत एक दूसरे के साथ रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में खड़े हैं। आज दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम अपनी साझेदारी को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं ताकि अपने नागरिकों के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित कर सकें और एक ऐसी मजबूत वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकें जो शांति, स्थिरता, आर्थिक विकास और सतत विकास की नींव बने। economic growth and sustainable development. When India succeeds, जब भारत सफल होता है तो दुनिया ज्यादा स्थिर, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सुरक्षित बनती है और इसका लाभ हम सभी को मिलता है। Prime Minister, distinguished friend, we did it. प्रधानमंत्री मोदी, मेरे सम्मानित मित्र, हमने ये कर दिखाया। हमने अब तक की सबसे बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील्स, पूरी की है। हम 2 अरब लोगों का एक साझा बाजार बना रहे हैं। ये 2 दिग्गजों की कहानी है, दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो सच्चे विन विन साझेदारी के रास्ते को चुनती है। 2 हफ्ते पहले भारत में मकर संक्रांति मनाई गई। ये उत्तरायण की शुरुआत है। सूर्य के अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, ठहराव से विकास की ओर और जो था उससे आगे, जो हो सकता है उसकी ओर। और यही बात हमारे इस शिखर सम्मेलन को इतना विशेष और बिल्कुल सही समय पर होने वाला बनाती है। ये समय है नई चेतना का, नई ऊर्जा का और यूरोपीय संघ और भारत की मित्रता के एक नए अध्याय का। और ये बिल्कुल वही है जिसे हमने आज मिलकर हासिल किया है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हुआ है वो साल 2027 से लागू होगा, क्योंकि अभी इस एग्रीमेंट को यूरोपियन संसद और सभी 27 यूरोपियन देशों की सरकारों के पास भेजा जाएगा। जब ये एग्रीमेंट वहां पास हो जाएगा और भारत सरकार की कैबिनेट भी इसे अपनी मंजूरी दे देगी, तब ये लागू हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन ने भी कहा है कि इस ट्रेड डील से हर साल 43,000 करोड़ रुपए के टैरिफ कम होंगे। इस डील में दोनों देशों को फायदा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष काजा कलास ने कहा है कि यूरोप समझौते करने में समय जरूर लेता है, लेकिन जब समझौता हो जाता है उसे निभाता है, उसे लागू जरूर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं और उन्हीं की वजह से ट्रेड डील पर तेजी भी हुई है। The president herself announced it at Davos, and there was a sharp reaction from the United States of America. Scott Bessent, Treasury Secretary, has already said that Europe is funding indirectly the Russia-Ukraine war. Your comments? Well, of course, countries like America don't like if we are also diversifying our trade portfolios. That's very clear. But again, we are focusing on the positive side. President Trump, has he brought in a lot of volatility and unpredictability? And how is European Union going to counter or tackle that? Unpredictability is clearly the word of the day. I think for the last year, what we have learned is that we have to expect a lot of unpredictability. But to counter that word, actually, for us, the European Union is predictability. Countries like India, like other countries are looking at us because we are the stable partner. If we come to agreement, it may take time, that's true. But when we come to agreement, we stick to those agreements and keep our promises.
अमेरिका और चाइना यूरोपियन यूनियन के दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने भारत को चुना और इसका कारण यह है कि भारत ताकत के जरिए शांति, संतुलन लाने की बात करता है। भारत विशाल होते हुए भी उदार है। हमने ना तो अमेरिका की तरह कभी किसी देश पर दादागिरी दिखाई, ना ही चाइना की तरह छोटे देशों का शोषण किया, और यही बात भारत को सबसे अलग, सबसे बड़ा बनाती है। आज भी पूरी दुनिया का मीडिया इस ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है और ये कह रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। इनमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का शीर्षक है, मैं लेके आई हूं अपने साथ, EU एंड इंडिया क्लिंच मदर ऑफ ऑल डील्स इन रीबफ टू ट्रंप। आप सोचिए, डील किसके बीच हुई है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपियन यूनियन के बीच। लेकिन इसको जोड़ा किससे जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप से। और ये यहां पर इस मंच से किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीधा सीधा इसमें लिखा है EU एंड इंडिया क्लिंच मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी वो समझौता कर रहे हैं इन अ रिबफ टू ट्रंप। अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स शीर्षक क्या है? इन ट्रंप्स शैडो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन एक्सपैंड ट्रेड टाइज। यानी ट्रंप के साए में, जो कुछ ट्रंप इस वक्त दुनिया में कर रहे हैं, उसके साए में भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपने व्यापारिक संबंधों का विस्तार तो कर लिया। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा है कि यह ट्रेड डील ऐसे वक्त में हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक व्यवस्था और पुराने गठबंधनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूरोप के साथ अमेरिका का टकराव बढ़ रहा है। इसके अलावा अल जजीरा भी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है। अल जजीरा ने लिखा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बन गई है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल वाला आ गया है मेरे सामने। इसकी रिपोर्ट का शीर्षक है EU एंड इंडिया रीच फ्री ट्रेड डील एज वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू ट्रंप टैरिफ्स। यानी दुनिया की ट्रंप टैरिफ पर प्रतिक्रिया के बीच यूरोपियन यूनियन और भारत ने तो कर लिया फ्री ट्रेड डील, सहमति बनाई। रिपोर्ट का भी पूरा सार यही है कि यह ट्रेड डील राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब है। द गार्डियन, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच पिछले 6 महीनों में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया गया। यानी पूरी दुनिया का मीडिया यही कह रहा है कि इस ट्रेड डील से राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ा संदेश जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात कही थी। लेकिन आज 1 साल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट कितना बनाया और दुनिया के लिए थ्रेट कितना बना दिया है। और इस ट्रेड डील के बाद भी पूरी दुनिया यही चर्चा कर रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को किस तरह देखेंगे। आज सोशल मीडिया पर एक मीम की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें यह लिखा है इस डील के बाद कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह दुनिया में बर्बादी लाने वाले फैसले ले रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के 4 साल सिर्फ पूरी दुनिया से माफी मांगने में निकल जाएंगे और इसके बाद भी दुनिया अमेरिका को माफ नहीं करेगी। यह मीम बहुत तेजी से, मिस्टर बीन का यह मीम बनाया गया है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपने डिप्लोमेसी के बारे में तो काफी सुना होगा, जिसका मतलब होता है कूटनीति। लेकिन आज दुनिया में मोदी डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है, जिसका मतलब होता है मोदी की कूटनीति या मोदी की डिप्लोमेसी। आज भी जब यूरोपियन यूनियन से भारत के साथ ये ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी चीज की जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर 27 यूरोपियन देशों को बधाई देते हुए उन्हीं की भाषा में 27 पोस्ट लिखे और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री कैसे यूरोपियन यूनियन के हर देश के साथ इस ट्रेड डील की खुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि भारत का सामान जब इन 27 यूरोपीय देशों में बिना टैरिफ के पहुंचेगा तो इन देशों के लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि भारत इन देशों का कितना सम्मान करता है। यही है मोदी डिप्लोमेसी। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने करीबियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। जैसे ही उनको लगता है कि उनका कोई करीबी ताकतवर हो रहा है, बस काम तमाम। भविष्य में उनकी जगह ले सकता है, ऐसा डर अगर एक बार आ गया तो वो तुरंत उसको रास्ते से हटा देते हैं, यानी उसे पद से बर्खास्त कर देते हैं। और ये काम शुरू होता है भ्रष्टाचार के आरोपों से। इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है PLA की सभी फैसले लेने वाली संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन और वरिष्ठ जनरल झांग युक्सिया का।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर झांग युक्सिया के खिलाफ एक बड़ी जांच शुरू कर दी गई है। जनरल झांग युक्सिया पर आरोप है कि उन्होंने चाइना के न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी गुप्त जानकारी अमेरिका को लीक कर दी है। चाइना के रक्षा मंत्रालय ने उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। झांग युक्सिया पर यह भी आरोप है कि वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंदर गुटबाजी कर रहे थे और उन्हें शी जिनपिंग के खिलाफ भड़का रहे थे। यही नहीं, आरोप यह भी है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में फूट डालकर ऐसी योजना बना रहे थे जिससे सीपीसी का नियंत्रण पीएलए से हट जाए, क्योंकि पीएलए के सभी बड़े सैन्य फैसले झांग युक्सिया ही करते थे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएलए के इस वरिष्ठ जनरल की मेहनत और रणनीति की वजह से साल 2023 में शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पार्टी और सेना में झांग युक्सिया की बढ़ती ताकत ने शी जिनपिंग को चिंता में डाल दिया था और इसी वजह से दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जब भी शी जिनपिंग को अपने किसी करीबी की ताकत से डर लगे, वो ऐसा एक्शन लेते हैं। इस एक्शन की झलक पार्टी की बैठकों से नजर आने लगती है, क्योंकि उस व्यक्ति को बैठकों से दूर कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। झांग युक्सिया के साथ भी यही हुआ। कई महीनों से कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकों में उनको शामिल ही नहीं किया जा रहा था और अब तो पद से हटा दिया। चाइना में किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार, इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के आरोप आमतौर पर तभी लगते हैं जब उसने पार्टी के टॉप लीडर्स के प्रति वफादारी ना दिखाई। और यह कम देखा गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से कोई निर्दोष निकला है। पिछले 3 साल में के अंदर शी जिनपिंग के आदेश पर उनके 5 बड़े करीबी अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया गया। कोई सीक्रेट बात करने या ये प्राइवेट चैट के लिए आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि व्हाट्सएप कॉल करो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करो। लोग ये मानते हैं कि व्हाट्सएप पर चैट करने या कॉल करने से उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उनकी बात नहीं सुन पाएगा। ऐसा सोचने की एक खास वजह है। व्हाट्सएप ने अपने आप को प्रचारित इस तरह से किया है कि उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स दुनिया में सबसे बेहतर है और वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जिसमें मैसेज को केवल भेजने वाला और उसे रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। व्हाट्सएप तो यह भी दावा करता है कि उस मैसेज को व्हाट्सएप के लोग भी नहीं पढ़ सकते हैं। अभेद प्राइवेसी का दावा इतनी खूबसूरती से पेश किया जाता है कि लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको सावधान करने आए हैं। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की प्राइवेसी के दावे पर हंगामा मचा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप ने अमेरिका के कैलिफोर्निया की अदालत में मेटा के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया है। मेटा पर आरोप है कि उसने मजबूत प्राइवेसी के नाम पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों को धोखा दिया है। केस करने वाले लोगों ने मेटा कंपनी के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के दावे और उसके प्रचार को ही चुनौती दे डाली है। मेटा के खिलाफ यह केस किसी एक संगठन का नहीं है, बल्कि यह केस 5 देशों भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के यूजर्स ने मिलकर किया है। अदालत में दायर किए गए केस में कहा गया है कि मेटा कंपनी व्हाट्सएप पर यूजर्स के संदेशों को सुरक्षित बताती और दावा करती है कि उसे केवल भेजने वाला, प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। लेकिन व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेजेस को कंपनी स्टोर करती है, उनका विश्लेषण करती है और उसे पढ़ भी सकती है। यानी मेटा पर कई आरोप लगे हैं। पहला यह कि वो व्हाट्सएप यूजर्स के मैसेज को स्टोर करके रखता है, यानी बैकअप के नाम पर अपने सर्वर में सुरक्षित रखता है। दूसरा आरोप यह है कि मेटा आंतरिक निगरानी के नाम पर, इंटरनल विजिलेंस के नाम पर यूजर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस को डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है और उसका विश्लेषण भी कर सकता है। व्हाट्सएप पर लगे इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने भी इन आरोपों को सही कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, व्हाट्सएप इज नॉट सिक्योर। उन्होंने तो सिग्नल जैसे मैसेजिंग मोबाइल ऐप पर भी सवाल उठा दिए, उन्होंने उसे भी असुरक्षित बताया। एलॉन मस्क ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने एक्स, जो पहले ट्विटर था जिसे उन्होंने अब खरीद लिया है, एक्स जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहते हैं, उन्होंने अपने एक्स चैट मैसेजिंग सर्विस का प्रमोशन कर डाला। एलॉन मस्क ही नहीं, मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पवेल डुरॉन ने भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी वाले दावे को झूठा बताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि साल 2026 में व्हाट्सएप को सुरक्षित मानना बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी टीम ने व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन का विश्लेषण किया तो उसमें साइबर हमला करने के कई अटैक वेक्टर्स मिले। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दें कि अटैक वेक्टर्स का मतलब होता है किसी सिस्टम, नेटवर्क या मोबाइल ऐप पर साइबर हमला करने का रास्ता या फिर तरीका। पावेल डुरोव का कहना था कि उनकी टीम को व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक को तोड़ने के कई रास्ते मिले,
यानी उनके मुताबिक व्हाट्सएप की प्राइवेसी और एंड टू एंड इंक्रिप्शन का दावा सिर्फ झूठा है। हालांकि खुद पर लग रहे गंभीर आरोपों के बाद मेटा ने सफाई दी। मेटा ने इन आरोपों को खारिज किया। कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप मैसेज एनक्रिप्टेड ना होने का दावा झूठा है। व्हाट्सएप एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और इसीलिए यह मुकदमा काल्पनिक है। अमेरिका में दायर हुए इस केस में अगर कोर्ट ने मेटा के दावे को गलत पाया तो इसका असर दुनिया के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। और एक बड़ी खबर संगीत जगत से जुड़ी हुई। ये खबर अरिजीत सिंह के फैंस का दिल तोड़ने वाली है, निजी रूप से मेरे लिए भी की, क्योंकि उनके गाने, उनकी आवाज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का फैसला लिया है, यानी अब वो फिल्मों के लिए गाने नहीं गाएंगे। अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और कहा कि वो अब किसी भी नई फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने फैंस को यह भी आश्वासन दिया कि वो संगीत की दुनिया से पूरी तरह दूर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो खुद के प्रोजेक्ट्स और इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर काम जारी रखेंगे। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदा हो तो निंदा होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। नमस्कार।